हेलो जिद्दी एस्पिरेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मांग का सिद्धांत लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल ही जाता है। आइए पढ़ते हैं मांग की लोच के बारे में। तो लोच या इलास्टिसिटी क्या होता है? देखिए, लोच का मतलब होता है तन्यता। जैसे कि मान लीजिए एक रबड़ होता है, तो रबड़ की लोच से हम क्या तात्पर्य, यानी कि हम उसको खींचें तो वह कितनी दूर तक खींच सकता है, वही क्या होता है, उस रबड़ की लोच होती है। या किसी तार की या स्प्रिंग की, इस लोच से क्या मतलब होता है कि यह कितना खींच सकता है या कितना दब सकता है, यही क्या होती है, लोच होती है। तो मांग की लोच से हमें क्या तात्पर्य होगा कि इसके जो निर्धारक तत्व होंगे उनमें परिवर्तन होने से जो मांग है वह कितना परिवर्तन आएगा उसमें, यही क्या होगा, मांग की लोच होगी। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु या सेवा की मांग में बदलाव किसी अन्य आर्थिक कारक जैसे कीमत या आय में परिवर्तन के प्रति कितनी संवेदनशील है, यही क्या होती है, मांग की लोच होती है। यानी किसी वस्तु या सेवा की मांग में जो बदलाव आता है किसके कारण, किसी अन्य आर्थिक कारक के कारण, जैसे कि कीमत होगा, आय हुआ, या उससे संबंधित वस्तु में की कीमत में परिवर्तन के कारण हुआ। तो इसमें परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन आता है, वही क्या होती है, लोच होती है। संक्षेप में हम कहें तो यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत या आपकी आय में बदलाव होने पर आप उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार हैं। यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ या उसकी आपकी आय में परिवर्तन हुआ, इन परिवर्तनों के कारण जो मांग में कितना परिवर्तन होता है वही क्या होता है, मांग की लोच होती है। तो मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, आइए समझते हैं। मांग की लोच मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिर्यक लोच या आड़ी लोच। तो कीमत लोच से क्या तात्पर्य है? कीमत लोच से तात्पर्य है किसी वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन होने पर, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की माप है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वस्तु है, उसकी कीमत में मान लीजिए 10% का परिवर्तन आता है। किसी वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आता है, मान लीजिए कि 10% का ही उसकी मांग में भी परिवर्तन आता है, तो मांग की लोच क्या होगी, यानी 10% के परिवर्तन के कारण इसमें भी अगर 10% परिवर्तन आता तो मांग की लोच हो जाएगी हमारी 1 के बराबर। यानी जितना परिवर्तन उसकी कीमत में आता है उतना ही परिवर्तन क्या होता है, उसकी मांग में भी आ जाता है। मांग की कीमत लोच, मूल्य लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की माप है। अब मूल्य लोच जो होती है उसको निकालने की विधियां कौन कौन सी है? तो उसकी विधियों में सबसे पहली विधि है आनुपातिक रीति या आनुपातिक विधि। इसे समझते हैं। आनुपातिक विधि के अंतर्गत क्या होता है, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष मांग में होने वाला परिवर्तन कितने प्रतिशत होता है, यही हम अध्ययन करते हैं। आनुपातिक रीति क्या कहती है कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यानी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, प्राइस परसेंशियल चेंज इन प्राइस, और उसके सापेक्ष मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन यानी कि परसेंशियल चेंज इन क्वांटिटी, इसी का रेशियो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो इसे निकालने के लिए यानी परसेंशियल चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंशियल चेंज इन प्राइस, एक फॉर्मूला है। जैसे क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा कि जितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है, यानी चेंज इन क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी में चेंज हुआ अपॉन क्या होगा, क्वांटिटी इंटू 100, ये क्या होगा, क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन यानी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा कि कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है अपॉन कीमत इंटू 100, यही क्या होगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो हमारा फार्मूला क्या कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये हमारा क्या हो गया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे दोनों जगह 100 था तो हम 100 से 100 को काट देते हैं, तो 100 से 100 कटेगा तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा,
और ये माइनस का जो साइन है ये किस लिए है, क्योंकि जो हमारा कीमत लोच होती है, मांग की कीमत लोच, वो क्या होती है, नेगेटिव संबंधित होती है। हमने अभी मांग के सिद्धांत में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइस क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे डिमांड क्या होती है, घटती जाती है, यानी इनके बीच में नेगेटिव संबंध था। इसके कारण हम इसमें क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो इसके फॉर्मूले को जब हम 100 से 100 काट दिया हमने, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन पी। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे हमने ये डिवाइड का साइन जब हम हटाएंगे वैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पीछे का है ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी पी जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो चेंज इन पी था वो नीचे आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस का साइन तो इसमें भी हर जगह लगेगा। इसके बाद क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन चेंज इन पी, ये हमारा मांग की लोच का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा फाइनल मांग की लोच का फॉर्मूला क्या आया, माइनस का साइन हमेशा लगाना है, इसके बाद पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ये हमारा क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना है क्योंकि इसी से हमारे आगे के जो सवाल हैं या जो क्वेश्चन कभी कभी सीधे सीधे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके बाद दूसरी विधि है बिंदु विधि, यानी ग्राफिकल मेथड से हम मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए है बिंदु विधि। अब बिंदु विधि के अंतर्गत क्या कहा जाता है, मांग वक्र पर एक विशिष्ट बिंदु पर मांग की लोच को मापने का एक तरीका है। यानी जो हमारा डिमांड कर्व होता है, मांग वक्र जो होता है, उस पर किसी एक विशिष्ट बिंदु पर हम मांग की लोच को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये मांग हमारा क्या है, डिमांड कर्व है या मांग वक्र है। अब हम इस पी बिंदु पर, इस पी पॉइंट पर क्या चाहते हैं, मांग की लोच निकालना चाहते हैं। तो ये जो हमारा सेगमेंट है, ये जो हमारा सेगमेंट है, ये पी के नीचे वाला जो हमारा सेगमेंट है, ये इतना, ये क्या हो गया, हमारा लोअर पार्ट हो गया। और ये जो सेगमेंट है हमारा, ये क्या हो गया, अपर पार्ट हो गया। तो मांग की लोच को जब हम बिंदु विधि से फाइंड आउट करेंगे, किसी भी मांग वक्र पर किसी भी बिंदु पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, निचले भाग को हम डिवाइड कर देंगे ऊपरी भाग, यानी कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इससे हमारी क्या मांग की लोच निकल के आएगी। तो P है, जिसे यह हमारा P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर जो हमारा लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट है, ये क्या है, दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा, P बिंदु पर यदि P बिंदु बिल्कुल मध्य में है और लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों बराबर हैं, तो हमारी मांग की लोच उसमें क्या आएगी, 1 के बराबर होगी। वहीं अगर हम इस मिडल पॉइंट से नीचे की बात करें, तो किसी भी बिंदु पर हम क्या देखते हैं कि जो इसका लोअर पार्ट है वो क्या होगा, कम होगा अपर पार्ट से। तो यानी अगर जैसे अंश है, कोई भी अंश जब होता है, अगर वो छोटा होता है, मान लीजिए ये 10 है और ये 12 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा हमेशा, है ना। तो 1 से कम आएगा, तो हमारी इलास्टिसिटी जो मिड पॉइंट होता है इसके अगर नीचे की है, मतलब हमारा निचला भाग जो है अगर वो छोटा होता है और ऊपरी भाग बड़ा होता है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है। और यदि बिल्कुल हम नीचे के बिंदु की बात करें, मांग वक्र पर जो एक्स अक्ष है उसको जो बिंदु छूता है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारा निचला भाग क्या है, 0 है। निचला भाग कुछ भी नहीं, क्योंकि हम एक्स अक्ष को टच कर रहे हैं। तो निचला भाग जब 0 होगा तो, और ऊपरी भाग कितना भी हो, फिर वो चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, कितना भी हो, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 2 भी लिखेंगे तो भी 0 ही आएगा, 3 लिखेंगे तो भी 0 आएगा। यानी निचला पार्ट अगर 0 है तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसके बाद यहीं अगर मिड पॉइंट से ऊपर का कोई बिंदु है तो उसमें इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि मान लीजिए ये एक पार्ट था, एक था, अब इसके नीचे हम कुछ भी लिखें तो क्या होगी, 1 से ज़्यादा ही इलास्टिसिटी आएगी। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पार्ट है, इस बिंदु पर हम देखना चाहते हैं, ये है, तो अब ये जो पार्ट है ये बड़ा पार्ट है और ये जो पार्ट है छोटा पार्ट है, यानी अंश जो होगा हमारा, फॉर्मूला क्या कहता है, निचला भाग अपॉन
ऊपरी भाग, तो निचला भाग जब बड़ा होगा, मान लीजिए ये 10 है, तो और निचला भाग, इस ऊपरी भाग जो है ये छोटा है, मान लीजिए 6 है, तो हमारा हर बार वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। और जब हम इस बिंदु पर आ जाएंगे कि वाई अक्ष को, जब हमारा जो मांग वक्र है उस पर इस ऐसे बिंदु के मांग की लोच निकालनी है जो वाई अक्ष को टच करता है, तो इस पे हमारा मांग की लोच क्या होगी, निचला भाग हमारा जो है वो कुछ भी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए कि 10 है, और हमारा ऊपरी भाग क्या है, 0 होगा। तो जब हम किसी भी वैल्यू में जब डिवाइड करते हैं 0 से, तो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो यानी हमारी मांग की लोच क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी या इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसे हम इसी तरह से समझते हैं कि जहाँ भी बिंदु हो, जिस बिंदु पर भी हमें मांग की लोच निकालनी होगी, या हम इसे डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे जो हमारा वाई अक्ष है, जैसे इस बिंदु पर हमें मांग की लोच निकालनी है, तो हम इसे स्ट्रेट ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और लोअर सेगमेंट क्या होगा हमारा, ये नीचे वाला पार्ट लोअर सेगमेंट होगा, यानी कि पी क्यू जो होगा ये क्या होगा, लोअर सेगमेंट, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा ये अपर सेगमेंट हो जाएगा। इसी तरह से जब हमें इस बिंदु पर निकालनी है, तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये हमारा लोअर पार्ट हो जाएगा और ये हमारा अपर पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम डिवाइड करके मांग की लोच निकाल सकते हैं। ये क्या थी, हमारी बिंदु विधि थी। फॉर्मूला हमें याद रखना है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। आगे देखते हैं औसत आगम तथा सीमांत आगम रीति। अब ये क्या होता है, औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी किसी वस्तु को बेचने पर क्या होता है, उसकी अतिरिक्त मात्रा बेचने, जैसे जैसे हम उसकी मात्राएं बेचते जाते हैं, तो एक तो होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, और एक होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। यानी जितनी भी मात्रा है कि जितनी भी क्वांटिटी हम सेल करते हैं, उससे जितना भी हमारा रेवेन्यू है, मान लीजिए कि 50 रुपये आए हैं और हमने कितनी क्वांटिटी सेल की है, 10 क्वांटिटी, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाता है, 5। तो यही क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक अतिरिक्त मात्रा को बेचने पर, जैसे हमने पहली मात्रा बेची, हमें 5 रेवेन्यू प्राप्त हुआ, दूसरी मात्रा बेची, हमें 10 रेवेन्यू प्राप्त हुआ, सॉरी 5 फिर से प्राप्त, हर इकाई को बेचने पर हमें 5 प्राप्त होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, 5 के बराबर। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, वही होता है। अब इससे संबंधित कैसे है मांग की लोच, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मांग की लोच औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। क्या संबंध होता है, जब मांग लोचदार होती है तो जो सीमांत आगम धनात्मक होता है, जिसका अर्थ है एक अतिरिक्त इकाई बेचने से फर्म को अधिक आगम प्राप्त होगा। ये क्या मतलब है इसका, कि जब मांग लोचदार होती है यानी इलास्टिक होती है, तो जो सीमांत आगम धनात्मक होता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई जब हम बेचेंगे, मार्जिनल यूनिट हम जब बेचेंगे दूसरी, तो उसके बेचने से फर्म को अधिक आगम प्राप्त होगा, यानी कि अधिक रेवेन्यू प्राप्त होगा। जब मांग बेलोचदार होती है यानी जब नॉन इलास्टिक होती है, तो सीमांत आगम क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसका अर्थ है कि एक अतिरिक्त इकाई बेचने से फर्म को कम आगम प्राप्त होगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब जो हमारी डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब है, वो क्या होती है, लोचदार होती है, तो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर क्या हो रहा है, अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारी, बेलोचदार है, तो बेलोचदार होने पर क्या होता है, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम प्राप्त होता है। ये फार्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, इससे क्या होगा, एग्जाम में जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे दिया हुआ है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे के रखेंगे और एवरेज रेवेन्यू मान लो दिया है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। दूसरा, हमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी है, और हमें निकालना है क्या है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है। या फिर हमें एवरेज रेवेन्यू भी दिया है, मार्जिनल रेवेन्यू भी दिया है, और हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो हमें यही फार्मूला काम आएगा। क्या है फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहती है, कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के मध्य संबंध के द्वारा मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है। जब कीमत में परिवर्तन होती है तो हमारी मांग में परिवर्तन होती है।
लेकिन जो कुल व्यय विधि है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर में जो परिवर्तन होता है उसके संबंध के माध्यम से मांग की लोच का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। कीमत के बढ़ने या घटने से, देखिए कीमत यदि बढ़ती है या कीमत घटती है, इससे यदि कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कीमत मान लीजिए 5 रुपये थी, कीमत क्या थी मान लीजिए 5 रुपये थी, तो कीमत जब 5 रुपये थी, मान लीजिए हम 50 रुपये टोटल एक्सपेंड करते थे, आज कीमत मान लीजिए 10 रुपये हो जाती है, तब भी हम क्या कर रहे हैं 50 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। यानी जब प्राइस बढ़े या घटे, अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। कैसे है, अब ये कैसे होता है देखिए, यदि प्राइस जो था वो 5 रुपये था, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहे थे 50 रुपये, यानी हम वस्तु कितनी खरीद रहे थे, तो 50 डिवाइडेड बाई ये, तो कितनी वस्तु खरीद रहे थे हम 10 वस्तु खरीद रहे थे। अब कीमत जो है वो दुगनी हो जाती है, सीधे सीधे 5 से 10 हो गई, तो अब हम कितनी वस्तु खरीद रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 50 है, कीमत हमारी 10 है, तो हम 5 वस्तु खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि जब कीमत दुगनी हो गई 5 से बढ़ के 10 हो गई, तो हमारा जो मात्राएं खरीदी गई वो 10 से 5 हो गई, यानी ये आधी हो गई। कीमत दुगनी होने से ये आधी हो गई, तो यानी जितना परिवर्तन, यानी इसमें भी कितना परिवर्तन हुआ था 100% का, दुगनी हो गई थी ना, तो 100% का परिवर्तन हुआ, तो मांग में भी कितनी कमी आ गई, जितनी कमी इसमें आई उतनी ही कमी इसमें आ गई, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई 1 के बराबर हो जाती है। तो यदि प्राइस बढ़े या घटे लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी हमेशा क्या रहेगी 1 के बराबर रहेगी। आगे देखते हैं, कीमत तथा कुल व्यय में धनात्मक संबंध होने पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है 1 से कम होती है। धनात्मक संबंध का मतलब क्या है, यानी एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ धनात्मक संबंध हुआ। कीमत के साथ साथ यदि कीमत में वृद्धि हुई और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम होगी। और वहीं अगर प्राइस अगर घट जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है घट जाता है, तो क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। कैसे हुआ देखते हैं। मान लीजिए कीमत जो थी वो क्या है 6 थी मान लीजिए, और हम टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे थे 36 रुपीज़, तो क्वांटिटी हम कितनी खरीद रहे हैं 6। अब यहीं पे अगर प्राइस जो है ये 3 हो जाती है, प्राइस कितनी हो जाती है 3 हो जाती है, तो अब हम एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर भी घटना चाहिए, तो अब हम मान लीजिए कि 30 एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं 10, यानी चेंज हुआ लेकिन कितना इकाई से कम हुआ। यहाँ पे कितना चेंज हुआ था, यहाँ पे चेंज हुआ 6 से 3, यानी कि 50% कम हो गया था हमारा प्राइस, लेकिन जो क्वांटिटी में चेंज हुआ है ये 6 से सिर्फ 10 हुआ है, 6 से 12 नहीं हुआ है, यानी कम परसेंशियल चेंज हुआ है, तो ये इकाई से कम लोचदार हुआ। यानी अगर हमेशा जब भी कीमत तथा कुल व्यय में धनात्मक संबंध होगा, यानी कीमत के बढ़ने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम दिशा में परिवर्तन करता है, यानी कीमत अगर बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, और कीमत घटी और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ घटा, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी हमेशा 1 से कम होगी, इकाई से कम होगी। आगे, कीमत तथा कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध होने पर, अगर कीमत में और व्यय में ऋणात्मक संबंध है, जैसे कि अगर प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, और प्राइस घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, यानी विपरीत संबंध अगर होगा तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी। तो इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है 3 तरह की लाइनें बनाई हैं, 3 तरह की वक्र बनाए हैं। जैसे पहला वक्र क्या है, ये सकारात्मक संबंध, जैसे कि साथ साथ इसमें वृद्धि होने पर, जैसे कीमत में क्या होती है अगर वृद्धि होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यानी कि धनात्मक संबंध है। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था धनात्मक संबंध पढ़ा था, ये कि दोनों क्या है एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है इस दिशा में। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ थे, अब हमने प्राइस बढ़ा दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ बढ़ गया सेम दिशा में। और वहीं अगर हम इसको घटाएंगे, प्राइस अगर हम यहाँ पे प्राइस था हमारा
तो अब हम इसे कम कर देते तो क्वांटिटी भी, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी सेम दिशा में गति कर रहे हैं। तो जो हमारी कीमत लोच होगी इस पॉइंट पे वो क्या होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो ये लाइन है हमारी BC, जो BC लाइन है, इसमें क्या हो रहा है, प्राइस कितना भी बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा अपरिवर्तित है किसी भी बिंदु पर, B से लेके C तक हमारा प्राइस कितना भी बढ़े, लेकिन हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, स्टेबल है। तो इसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आगे जो हमारा ये कर्व बना हुआ ये क्या कहता है, अपोजिट संबंध को बताता है। जैसे अगर प्राइस यहाँ पे था तो हम इतनी क्वांटिटी बाय मतलब इतना एक्सपेंडिचर कर रहे थे, सॉरी, है ना, और अगर प्राइस घट जाता है, प्राइस अगर यहाँ पहुँच जाता है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया, यानी क्या हुआ, अपोजिट संबंध है इन दोनों में, विपरीत संबंध है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा कुल व्यय क्या है, घटता है, और अगर प्राइस घट रहा है तो कुल व्यय क्या है, बढ़ रहा है। जब नेगेटिव रिलेशन है या ऋणात्मक संबंध जब होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, 1 से ज़्यादा होती है। तो यही क्या है, हमारा कुल व्यय और मांग की लोच के मध्य संबंध है। आगे देखते हैं, मांग की आय लोच क्या होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मांग की कीमत लोच को पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, मांग की आय लोच को पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। तो कीमत लोच में जिस तरह से क्या होता था कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन आता है, कितना प्रभावित करती है कीमत उसको, यहाँ पे क्या होगा, आय से संबंधित हो जाएगा, यानी आय में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन आता है। तो आइए समझते हैं, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में उपभोग की मात्रा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। यानी कि क्या होगा, उपभोक्ता के पास जो आय है, उपभोक्ता की जो आय है उसमें परिवर्तन होने पर वह उन वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मात्रा खरीदता है और अतिरिक्त कितनी मात्रा खरीदता है, यानी कितना परिवर्तन करता है अपनी मांग में, वही क्या होगा, आय इलास्टिसिटी होगी, मांग की आय लोच होगी। अब मांग की आय लोच को निकालने का फॉर्मूला भी क्या कहता है, मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। जो हमने ऊपर कीमत में पढ़ा था वैसा ही क्या होगा, आय में भी होगा, मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। यानी उपभोक्ता की आय में मान लीजिए 10% का परिवर्तन होता है तो उससे मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, यही क्या होगा, मांग की लोच होगी। तो हम ऊपर किस चीज को लिखेंगे, मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, मान लीजिए 10% का परिवर्तन हुआ, और उपभोक्ता की आय में कितना परिवर्तन हुआ था, मान लीजिए 20% का परिवर्तन हुआ था। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरह से निकलेगी। आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का था उसी तरह से हमारा इनकम इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या बनता है, चेंज इन क्यू, यानी क्वांटिटी में परिवर्तन डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि इनकम में परिवर्तन। अब डिराइव करना तो हमने जैसे जो प्राइस इलास्टिसिटी में सीखा था वही सेम यहाँ पे भी होगा। चेंज इन क्यू क्या होता है, देखिए चेंज इन क्यू यानी क्वांटिटी में परिवर्तन क्या होता है कि पहले को कितनी क्वांटिटी खरीदता था, Q1 क्या था उसका और Q2 क्या था, यानी आय में वृद्धि होने से पहले वह कितनी मात्रा खरीदता था, मान लीजिए 100 मात्राएं खरीदता था। अब आय बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, मात्राएं बढ़ा देगा, क्या करेगा, मात्राएं भी बढ़ा देगा। इसी तरह से जब आय घटेगी तो वह मात्राएं भी घटा देगा। तो यही परिवर्तन निकालने का, कैसे निकालते हैं परिवर्तन, Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो यही फॉर्मूले में भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें क्या करना है, याद रखना है। आगे देखते हैं मांग की आड़ी लोच। तो मांग की आड़ी लोच क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी से हमारा क्या मतलब है कि जो वस्तु है उससे जो संबंधित वस्तु है, संबंधित वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होने से इस वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। संबंधित वस्तु में हमने पिछले वीडियो में 2 तरह की संबंधित वस्तुएं पढ़ी थी, कौन कौन सी, पहली हमने पढ़ी थी स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, पूरक वस्तुएं। तो ये वस्तु क्या होती है, संबंधित वस्तुएं होती है। तो संबंधित वस्तु में किसी वस्तु की संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। कोई वस्तु है उसकी संबंधित वस्तु में कितना परिवर्तन होता है, उसके आधार पर उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या मांग की आड़ी लोच या इसे तिर्यक लोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक लोच, मांग की
तिर्यक लोच कह दें या मांग की आड़ी लोच कह दें या हम इसे क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दें। ठीक है, अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है कि एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वाई वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। अब हमें एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना जैसे कि दो वस्तुएं जो कि संबंधित है, मान लीजिए एक्स और वाई, दो संबंधित वस्तुएं। अब ये पूरक भी हो सकती हैं और स्थानापन्न वस्तुएं भी हो सकती हैं। अब यदि वाई जो वस्तु है इसके मूल्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वाई के मूल्य में परिवर्तन होता है, मान लीजिए घटता है या बढ़ता है, ये इसकी मांग जो है वो परिवर्तन किस चीज पे बेस होगा, या ये पूरक वस्तु है या स्थानापन्न वस्तु है, इसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वो तो इस पे आधारित होगा कि ये पूरक वस्तु थी या स्थानापन्न वस्तु थी। लेकिन वे जो भी थी इसमें इसके मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसके अनुपात को निकालेंगे हम किससे, एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल दो संबंधित वस्तु हम लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, चाय और कॉफ़ी, जो हमने पिछले वीडियो में भी यही एग्जाम्पल लिया था, इसलिए आसान रहेगा। चाय और कॉफ़ी, मान लीजिए कि कॉफ़ी के जो प्राइस थे वो बढ़ जाते हैं, कॉफ़ी के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, मान लीजिए 10% बढ़ जाते हैं। अब कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से जो कॉफ़ी के उपभोक्ता थे वो चाय की ओर शिफ्ट होते हैं। तो इसमें परिवर्तन आने से, इसकी कीमत बढ़ने से इसमें कितना परिवर्तन होगा, चाय की डिमांड में कितना परिवर्तन होगा, यही क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि उस चाय की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, इसकी कितनी ज़्यादा मात्रा मांगी जाने लगी है, और जो कॉफ़ी थी उसके मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ था, इनका अनुपात ही क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जैसे हर फॉर्मूला क्या है, एक समान ही है, बस इसमें हमें ये चेंज करते रहना है। जैसे कि इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो क्या करेंगे, क्वांटिटी चेंज इन एक्स, यानी एक्स की जो एक्स वस्तु जो है उसमें कितनी क्वांटिटी परिवर्तन हुआ डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, पहले कितनी थी, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी कि पी वस्तु जो वाई वस्तु है उसकी प्राइस क्या थी, उसमें चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की आड़ी लोच निकाल लेंगे। आगे देखिए, अब हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े, लेकिन मैंने एक पीवाई क्यू जब देखा तो उसमें ये जो फार्मूला दिया था, जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें 4 तरह के फॉर्मूले दिए थे और उसमें पूछा था कौन सा मांग की लोच फाइंड आउट करने के लिए सही फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन जब पीवाई क्यू जब लगाए हमने तो उसमें हमें ये भी एक कॉन्सेप्ट समझने को मिला कि इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट को मिला के भी सवाल क्या होते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में मांग का ढलान पढ़ा था, मांग वक्र का जो ढलान था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये मांग वक्र का ढलान होता है, दाएं से बाएं की ओर होता है, गिरता हुआ होता है। इसका ढलान का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी था, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, मांग की लोच का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू, ये हमने क्या पढ़ा, मांग की लोच का फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन देखिए सवाल किस तरह से पूछा, सवाल में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, मांग वक्र का ढलान। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले में ये दे दिया। अब यदि हम पी वाई क्यू देख रहे हैं तो हम इसमें कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करना है, मिक्स करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सही कौन सा है। मांग वक्र का ढलान क्या होता है, मांग वक्र का ढलान होता है चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। लेकिन जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है इसमें तो चेंज इन क्यू ऊपर आता है और चेंज इन पी जो है वो नीचे आता है। वो मांग वक्र ढलान में क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में क्या दिया है, 1 अपॉन मांग वक्र का ढलान, 1 के अपॉन में है। तो अब जब हम इसे सीधा इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे तो क्या होता है, जब कोई भी चीज़ 1 के अपॉन में होगी तो वो क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी जो था ये ऊपर चला जाएगा और चेंज इन प्राइस जो था ये नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। फिर जो पीछे का पार्ट है वो तो हमारा सेम ही है, कौन सा, जो मल्टीप्लाइड बाई पी वाई क्यू जो है ये तो सेम ही है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर से, चेंज इन क्वांटिटी, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया ना,
इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो क्या बन गया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी बाई क्यू। तो यही तो हमारा मांग की लोच का फॉर्मूला होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाता। लेकिन इसमें दो कॉन्सेप्ट क्या करें, मिक्स कर दिए, तो ऐसे भी सवाल बनते हैं, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। देखते हैं, वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति किस तरह की है, उससे भी क्या होगा, मांग की लोच प्रभावित होगी। मान लीजिए कि वस्तु जो है वह ऐसी वस्तु है जिसके उपभोग को हम क्या करते हैं, परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि वो वस्तु जो है बहुत ही आवश्यक वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल वस्तु जो है बहुत ही आवश्यक वस्तु है, तो उसके लिए हमारी मांग की लोच क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि कीमत कितनी भी बढ़े लेकिन हम क्या मांग नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बहुत ही आवश्यक वस्तु है, उसकी मात्रा में हम कमी नहीं कर सकते हैं। तो कीमत के बढ़ने पर भी हम क्या करेंगे, डिमांड कम नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमारी मांग की लोच कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन वस्तु अगर कैसी है, ऐसी है कि उसके बिना हमारा काम चल सकता है, उसके बिना हमारा काम चल सकता है, तो क्या होगा, हम कीमत बढ़ने पर क्या करेंगे, कीमत अगर बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड घटा देंगे, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। यानी वस्तु की प्रकृति पर हमारी मांग की लोच निर्भर करती है। आगे, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि हम एक्स वस्तु का उपभोग करते हैं, आज हम क्या करते हैं, एक्स वस्तु का उपभोग करते हैं, अगर इसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए इसके प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और कोई दूसरी वस्तु ऐसी है जो हम इसके स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए एक्स वस्तु के प्राइस बढ़ गए और हम वाई वस्तु के प्राइस जो है वो सेम है या घट गए, कुछ भी हुआ है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, और हम एक्स के बदले वाई वस्तु का उपभोग भी कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बदले इसका उपभोग करने लग जाएंगे, तो इसकी मात्रा को हम घटा देंगे। यदि अगर स्थानापन्न वस्तुएं अगर उपलब्ध रहती हैं, प्रतिस्थापन्न वस्तु क्या होती है, उपलब्ध रहती हैं, तो क्या होती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। यदि किसी वस्तु का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, मान लीजिए एक्स एक ऐसी वस्तु है कि इसका प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है मार्केट में, यानी हमें इसको ही उपयोग करना पड़ेगा, तो इसके प्राइस अगर बढ़ भी जाएंगे तो क्या होगा, हमें इसको खरीदना ही पड़ेगा, यानी इसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, यानी हम इसके प्राइस में परिवर्तन होने पर इसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और उपयोग में विविधता, यानी कोई वस्तु ऐसी है जिसके विभिन्न उपयोग हैं, यानी जिस वस्तु को कई उपयोगों में लाया जा सकता है, तो इसकी कीमत अगर बढ़ेगी तो भी क्या होगा, हम खरीद लेंगे, क्योंकि इसके क्या है, भिन्न भिन्न प्रयोग है। वो घटने पर क्या होगा, फिर भी इसको खरीदें, यानी इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, या बेलोचदार कह सकते हैं हम इसे। तो उपयोग में विविधता होने पर भी हम इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है। इसके बाद उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन का क्या मतलब है कि हम जो उपभोग कर रहे हैं किसी वस्तु का, इसे हम स्थगित कर सकते हैं या नहीं। यदि कोई वस्तु है या इतनी उपयोगी नहीं है, अब हम इसे क्या करेंगे, स्थगन कर देंगे, चलो रहने दीजिए, इसका उपयोग करने से हमें कोई इतना बड़ा फायदा तो हो भी नहीं रहा था, या क्या कर सकते हैं, भविष्य में स्थानांतरित कर, चलो बाद में यूज़ कर लेंगे जब कम होगा। तो जब ऐसी कोई वस्तु होती है जिसका स्थगन किया जा सकता है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। कोई ऐसी वस्तु जिसका स्थगन कर सकते हैं, मान लीजिए उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो रहने दीजिए, हम इसकी कम क्वांटिटी खरीद लेंगे, तो इसमें क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी हमारी बढ़ जाएगी। और क्रेता की आय का स्तर भी इफेक्ट पड़ता है। यदि आपका आय का स्तर बहुत ज़्यादा है तो आपको कीमतों में परिवर्तन से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वहीं अगर आपकी जो आय है वो बहुत ही कम है, तो थोड़े से परिवर्तन से भी आप क्या करेंगे, अपनी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज कर लेंगे। तो क्रेता की आय के स्तर पर भी डिपेंड करता है। दूसरा हमारा उपभोक्ता की आदतें, यानी उपभोक्ता की आदतों से क्या तात्पर्य है, यदि वो उसका आदी बन चुका है, यानी उसका उपयोग करना ही पड़ेगा, उससे भी हमारी क्या होती है, इफेक्ट होती है इलास्टिसिटी। यदि वो उस वस्तु का आदी बन चुका है तो क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी पे इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा वो। अब कीमत स्तर की बात करें, यदि वस्तु का कीमत स्तर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, यानी बहुत ही महंगी जब वस्तु होगी, तो क्या होता है, महंगी वस्तु होने पर थोड़ा सा भी अगर उसमें परिवर्तन, मान लीजिए सोना एक क्या है, बहुत ही महंगी वस्तु है आज की डेट में, तो अगर सोने के जो भाव हैं उनमें थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव होगा, तो उससे उपभोक्ता जो है उसकी डिमांड में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर देंगे। यानी अगर सोने का भाव अगर 1-2% भी गिरेगा तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी, और अगर भाव बढ़ जाएगा तो उसकी मांग कम होने लग जाएगी। तो कीमत स्तर पर भी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट होती है। समय अवधि से क्या तात्पर्य, मान लीजिए हमें परिवर्तन करने के लिए बहुत कम अवधि मिली है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम अपना जो उपभोग है उसे बढ़ा घटा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर समय अवधि क्या है, बहुत बड़ी है,
यानी हमें बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है हमारी डिमांड को शिफ्ट करने का, तो उस पर भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच क्या करेगी, निर्भर करेगी। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड्स दिया हुआ है, यानी इनकम के रिलेशन में जो टाइप्स ऑफ गुड्स है वो किस तरह संबंधित होती है। मान लीजिए अगर इनकम बढ़ने पर नेगेटिव इफेक्ट है, यानी इनकम जब बढ़ती है तो हम उसकी क्या करते हैं, वस्तु की मात्राएं कम खरीदते हैं, तो वो गुड्स क्या कहलाती है, इन्फीरियर गुड्स कहलाती है, यानी कि निकृष्ट वस्तुएं कहलाती है। निकृष्ट वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपयोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी इनकम कम थी। वहीं पे टाइप्स ऑफ गुड्स में लग्जरी गुड्स क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ज़्यादा इनकम होने पर यूज़ की जाती है, यानी इनकम अगर बढ़ेगी तो इनका यूज़ भी बढ़ेगा, इनकम अगर घटेगी तो इनका यूज़ भी घट जाएगा। अगला होता है हमारा ज़ीरो। ज़ीरो संबंधित होती है, यानी स्टिकी गुड्स होती है। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हो गया। अब नमक कैसी वस्तु है, यानी इसके भाव बढ़ेंगे भी तो भी हमें जितनी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं उतनी में ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कल को अगर नमक का भाव आधा हो जाता है गिर के तो हम सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक डालने लगेंगे। तो ये वस्तुएं कैसी होती है, स्टिकी गुड्स होती है, यानी इनमें कीमत में कितना परिवर्तन आता है उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनकी जितनी मात्रा में हम उपभोग कर रहे हैं उतनी मात्रा में ही उपभोग क्या करते रहते हैं। तो इसमें इनकम से जो इसका रिलेशन होता है, प्राइस से जो रिलेशन होता है, इस हिसाब से हम गुड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि गुड्स जो है किस प्रकार की है, वो गुड्स इन्फीरियर है या लग्जरी है या स्टिकी गुड्स है, किस तरह की है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक लगभग हमारा खत्म हो चुका है, उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, लेकिन फिर भी जो इसके मिसलिनियस टॉपिक होंगे विविध, जो हम एक वीडियो और ले आएंगे, जो PYQ हुए या जो भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए जिनमें कुछ नए टॉपिक्स अगर हमें मिलेंगे तो हम उसे एक वीडियो में और बनाकर इस टॉपिक को पूरे रूप से समाप्त कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।